बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, जब भी किसी मुल्क की तरक्की का सवाल आता है या तरक्की की बात होती है तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल देना चाहूं तो हम सिर्फ अपने गल्फ को देख लें, दुबई को देख लें, यूएई को पूरे देख लें। वहां पर जब कंस्ट्रक्शन की दुनिया आबाद होती है, जब डेवलपमेंट्स होती हैं और वो बुलंदोबाला इमारत वहां पर तामीर होती हैं, तो यकीनन वहां पर रिहाइश भी बढ़ती है, वहां पर बिजनेस भी बढ़ता है और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ती हैं। तो अल्टीमेटली दुबई तो यकीनन एक छोटा सा खित्ता है और वो आज तक बिजनेस अपने टूरिज्म से ही कर रहा है। मगर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खित्ता और बहुत एक पोटेंशियल वाला मुल्क है, जहां पर अगर हम मैन पावर की बात करें तो हमारे लोग भी बहुत पोटेंशियल रखते हैं। हमारी जो लैंड है, हमारी जो जमीन है, बहुत पोटेंशियल रखती है। और टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो अल्लाह पाक ने हमें चारों मौसम यहां पर अता फरमाए। लिहाजा हम पाकिस्तान में अगर रियल एस्टेट सेक्टर को फरोग दें तो यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत इंशाल्लाह डेवलप हो सकती हैं। जबकि इसके साथ साथ यहां पर जो घरों का एक फुकदान है, जो एक शॉर्टफॉल आ चुका है, उसको बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। इसी के हवाले से आज के प्रोग्राम में कुछ डिस्कस करेंगे। घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। मेरे साथ नादिया गिलानी साहबा होंगी, जो कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं और घर बनाती हैं, घर तामीर करती हैं, उसके बाद उसको फर्निश करके मार्केट में सेल आउट करती हैं। ये उनका एक बिजनेस है। तो फीमेल्स के हवाले से ये बड़ा चैलेंजिंग यकीनन एक सिचुएशन होती है। इसके हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खालिद उस्मान साहब मौजूद होंगे, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि यकीनन पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस का इन हालात में होना एक मस्बत इमेज बनाता है पाकिस्तान का। और इसके साथ साथ यकीनन बहुत से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए हुए हैं और इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, रियल एस्टेट सेक्टर को आया इससे फायदा होगा या नहीं, इन तमाम तर सवालात के जवाब उनसे लेंगे। और मुझे लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया है नादिया गिलानी साहिबा ने, जो कि एक बिल्डर भी हैं। उनका बिजनेस है, हाउसेज वो कंस्ट्रक्ट करती हैं, उसके बाद उसको सेल करती हैं। और ये एक इस तरह का बिजनेस है जिसमें ऑल इन ऑल ये खुद हैं, उसको डिज़ाइन भी खुद करती हैं, उसके मटेरियल के हवाले से भी तमाम तर इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं कि किस तरह से इसकी प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए, हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो खवातीन बहुत कम नजर आती हैं हमें इस इंडस्ट्री में। तो आपने कब से क्या शुरू से ही प्लान था इस इंडस्ट्री में आने का, या फिर अचानक से ये सडनली ऐसे हुआ कि आप इस फील्ड में आ गई? कब आई और कब से ये काम कर रही हैं? सडन प्लान था। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल सडन प्लान था। असल में क्लिनिक से आते हुए एक दिन मुझे नज़र आया कि घर बना रहे हैं ना कुछ लोग, तो उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद यही था कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो बस वन बाय वन मैंने उसको फिर देखा और प्रोसेस किया और उसके बाद बिल्कुल ये इंटरेस्ट तो इंसान का पहले ही होता है, तभी इंसान सोचता है ना कि ये बिजनेस मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ इससे पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, किस कैटेगरी के आपका बिजनेस है? यानी आप कमर्शियल में भी काम करती हैं या सिर्फ रेजिडेंशियल में, हाउसेज में काम करती हैं? नहीं, मैं कमर्शियल मैंने कोई कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने ऐसा काम नहीं किया हुआ। मैं बस घर ही बनाती हूँ और घर ही मुझे अच्छा लगता है कि पहले मैं मेरा ओवरऑल इंटरेस्ट है, क्योंकि हम घर बनाते भी हैं, उसको फिर फर्निश भी करते हैं, तो उसकी हर चीज़ में कलर में, क्योंकि शायरा भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उसको क्रिएट करना, क्योंकि क्रिएशन ही है ये घर बनाना और पोइट्री क्रिएशन ही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यानी आप कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसको फर्निश करके सेल आउट करती हैं। तो आपने बताया कि आप शायरा भी हैं, तो अभी थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं प्रोफेशन की तरफ। आपका ये बिजनेस भी है, आप शायरा भी हैं, आपने बताया आप क्लिनिक से आती हैं, तो आप कोई इसके अलावा भी कोई आपका बिजनेस है? नहीं, मेरा फिलहाल कोई बिजनेस नहीं है। मैं फुली फोकस्ड हूँ। इसके अलावा ये है कि जो मेरी अपनी डिग्री है वो लेजर स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो क्लिनिक मैं कर रही थी, लेकिन अभी मैं उसको रन नहीं कर अभी यानी सारा टाइम आपका ये कंस्ट्रक्शन की तरफ है, अपने इस घरों का जो प्रोजेक्ट है इसकी तरफ है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे कुछ इस हवाले से भी बताएं, चूंकि आपने बताया कि घर जो जीरो से होता है स्टार्ट, लैंड भी आप पहले परचेज करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको सेल आउट किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मेनली आपसे जानना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि घर में बनाने में सबसे बड़ा जो किरदार होता है कंस्ट्रक्शन का होता है, मटीरियल कॉस्ट का होता है। सो आपने आज से 2 साल पहले जो घर बनाए और आज जो घर बना रहे हैं, कुछ चैलेंजेस फेस किए इस हवाले से? देखिए, ओवरऑल तो चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो कॉस्ट प्लॉट की हमें तब थी वो अब नहीं है। ठीक है। और उसमें मेन चीज़ ये है कि जो हमारे मुल्की हालात हैं वो बिल्कुल आपके सामने है। तो यहाँ पे जो प्लॉट हमें 50, 60, 70, 80 में, तो वो तो समझ लेना कि 30 से 40%
अप है। और कंस्ट्रक्शन भी फिर आप कम से कम ये जहन में रखें कि 50% हम मतलब उस चले में ना, मतलब जो 50% हम कम थे तो 50% इंक्रीज हुआ है। तो अच्छा। हाँ, और बाकी मुश्किलात इस तरह हैं, मुझे खैर अब नहीं लगती मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जब हम घर बना रहे होते हैं तो चीज़ों की परचेजिंग और इसके अलावा जब ठेकेदार हैं उनके साथ, मतलब एक एक बंदे के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो आम लोग शायद इतने लोगों से डील करने में या इस काम करने में, ख़वातीन शायद खौफजदा हो भी कि इतने सारे लोगों में आपने एक एक जगह पर डील करना है और एक एक चीज़ को खुद परचेज भी करना है और फिर आपने उसको डेवलप होते हुए भी देखना है। तो वो एक मुश्किल चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। बिल्कुल ठीक है। कुछ इस हवाले से भी बताइए कि जो फर्निशिंग होती है, हाँ। तो इसको किस तरह से आपने पाया, इसका कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? क्योंकि फर्निशिंग में एक प्रॉपर किरदार होता है आर्किटेक्ट का, तो वो भी आप खुद से करती हैं या आपकी इस हवाले से कोई टीम है? नहीं, फर्निश जब हम कर रहे होते हैं ना तो उसमें ओवरऑल काफी लोग चल रहे होते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर तो मैं उसको एक माइनर सा, क्योंकि जब घर बन रहा होता है ना तब उसकी हमें ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद जो उसको डिजाइन कर रहा है ना, क्योंकि उसके बाद एक एक चीज आप नजर आते हैं अपने घर में ना, तो उसमें इतनी ज्यादा जरूरत उसकी नहीं होती। आपके कलर स्कीम, आपकी मतलब वो सब चीजों में आप ज्यादा नजर आते हैं और आपकी ज्यादा जरूरत होती है, उसकी इतनी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल क्या देख रही हैं इस वक्त मार्केट में, चूंकि जब आप इतनी मेहनत करके एक प्रोजेक्ट को जीरो से स्टार्ट करके उसको फिनिशिंग तक लेके जाना, फिर फर्निशिंग तक लेके जाना, उसके बाद उसको सेल आउट करना, तो बायर मार्केट में मिलते हैं, क्या समझ रही हैं, क्या शरह है बायर की, जो कुव्वत खरीद है लोगों की, वो किस तरह से देख रही हैं? देखें, पाकिस्तान के जो हालात है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कोई इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स बायर कम है मार्केट। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई शख्स डीएचए में घर परचेज करना चाह रहा है ना, तो जाहिर बात है मोस्टली जो है ना वो ओवरसीज है, मतलब बाहर से जो लोग हैं जिन्हें अपना घर खरीदना होता है, मोस्टली वो वही लोग हैं। मतलब कम है, लेकिन जाहिर बात है घर तो हर कोई चाहता है और ख्वाहिश भी हर किसी की होती है, लेकिन आप इसकी ज्यादा जो है वो परचेजर आपको बाहर ही हैं। अच्छा, आप परचेजर किस तरह से फाइंड आउट करती हैं? चूंकि हम अपने प्रोग्राम में अक्सर बात भी करते हैं इस हवाले से कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान में इस वक्त पोटेंशियल बहुत है और इस तरह के पॉलिटिकल जो हालात होते हैं ये आने जाने हैं, हर मुल्क में रहे हैं, हर दौर में रहे हैं और ये बेहतर हो ही जाने हैं। मगर इस वक्त जिस तरह फरमा रही हैं कि मार्केट स्लो है, तो बायर किस तरह से ढूंढते हैं? आपका कोई क्राइटेरिया है या आप इसमें आप अपने पीआर को इस्तेमाल करती हैं? क्या तरीकाकार हमारे देखने वालों के लिए, खास तौर पर उनके लिए ये सवाल कर रहा हूँ जो खवातीन हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? देखेंगे ना, 1 बाय 1 स्टेप है। जैसे हम प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं, ठेकेदार इंगेज करते हैं, इसी तरह एक पूरा टीम वर्क है जो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंगेज होता जाता है। ठीक है। उसमें जब लोग ये देख रहे हैं या जो लोग आपसे अटैच होते हैं ना, जैसे मैं जरूरतमंद हूं तो मुझे पता है कि मैंने घर खरीदना है, तो उसके कई वायज हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता करते हैं, कुछ लोग दिखता हुआ उसको अपने माइंड में रखते हैं, और ये गूगल वगैरह जिस तरह आपको पता है इस तरह की चीजें। बिल्डर भी अटैच होते हैं, जो आपके प्रॉपर्टी डीलर्स वो आपके साथ अटैच होते हैं, उनको पता होता है कि फलानी जगह पे फलाना प्रोजेक्ट चल रहा है, बन गया और वो बिकने वाला है। तो ये एक टीम वर्क है, ये एक सिंगल नहीं है। और इसमें एकदम से कोई आके एकदम से इंटर हो जाए और वो कहे कि मैं एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ, ये मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, तो ये बहुत वो थका देने वाला है। ये इतनी जल्दी से आप ऐसे एकदम से इतनी वो सब कुछ, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ आपने हाँ, आपको एक एक चीज पहले आपने सिर्फ खुद समझनी है पहले। और एक एक चीज आपको लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये टफ चीज इसलिए कि मेरे अंदर जो चीज थी ना कि ये मेल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मैंने उसको प्रॉपर पेपर वर्क से स्टार्ट किया कि पहले जब मैं इसको खरीदूंगी तो क्या परचेजिंग है, फिर किस तरह, फिर उसके बाद जब मैं इसके लिए नक्शा बनवाऊंगी तो क्या चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, फिर मुझे और इससे आगे चलना है तो नक्शा पास कैसे होगा, फिर घर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे लोग हैं, वो मीटिंग्स करके या आप उन चीजों में लेकिन इसके लिए अगर आप ये समझे ना कि प्लेट बनी हुई है, प्लेट बनी हुई नहीं है, ये 1 बाय 1 प्रोसेस है और इसको आपने अपने लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही 1 बाय 1 ही अचीव करना है। यानी कोई भी औरत अगर कुछ करना चाह रही है ना, या उसको ये बहुत जरूरी है कि वो एक तो इंडिपेंडेंटली खुद को फील करे कि यार एक तो मैं कर सकती हूँ, और फिर ये बड़ा स्लो काम है, कोई भी काम यानी आपको ये नहीं करना कि मुझे वहां से कोई हेल्प मिल जाए या वहां कर दे,
खुद से करना है और फाइंड आउट करने से सब कुछ हो जाता है। कुछ ओवरसीज के हवाले से बताइए, चूंकि ओवरसीज से भी इंटरेक्शन आपका होता होगा। यकीनन ओवरसीज का अल्टीमेटली ख्वाब यही होता है कि जब अपना घर बनाने की बारी आती है तो वो पाकिस्तान में ही कोशिश करते हैं कि अपना जो भी सरमाया है उनका और एक जमा पूंजी जिसको हम कहते हैं वो पाकिस्तान में लगाते हैं अपना घर बनाने के लिए। तो उनसे भी आपका इंटरेक्शन होता होगा, उनकी क्या परेशानी है? आया वो मायूस है? मायूस है लोग पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा भी तो मुल्क है ना, तो ऐसा है कि हम सब रहना तो यहाँ चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर या जो मैं खुद से इन चीज़ों को कि अगर हम महंगाई या आप देखें कि बिल्स और चीज़ों का बढ़ता हुआ जो एक रेट है ना, वो जब हमें इस लेवल पे मायूस कर देता है कि यार अपना मुल्क है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, तो जो बाहर वाले हैं वो इससे भी ज्यादा तकलीफ में, क्योंकि वो हमसे ज्यादा सहूलतों में तो रह रहे होते हैं ना, वो सिर्फ अपने मुल्क से जुड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन बहरहाल वो कोई इतने, यानी इस वक्त आप कह रही हैं कि वो खुश नहीं है और परेशान है। नहीं, बिल्कुल बहुत हमसे ज्यादा वो इस चीज को फील करते हैं कि हमारा मुल्क है और उसको आगे जाना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कुछ इस हवाले से बताइए, रिसेंटली कुछ पॉलिसीज आई जिसमें जो टैक्स पॉलिसीज की हम बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर टैक्सेस भी लगे और कुछ ऐसे भी रियल स्टेट में टैक्सेस लगे जो इससे पहले तारीख में नहीं लगे। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत की ये ज़रूरत भी है टैक्सेस लगाना, तो किस तरह से आप देख रही हैं इस पूरे सिनेरियो को? क्योंकि बिजनेसमैन को तो बहुत चैलेंजेस आए हैं और रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी का पहिया चलाता है। सो अब जिस तरह आप फरमा रही हैं ओवरसीज, क्योंकि ओवरसीज तो सरमायाकारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में करता है, कर रहा है, लेकिन उसका जो मैंने चीज फील किया ना, यानी एक ख्वाहिश तो है, अच्छा, लेकिन वो इस चीज को कोई आसान टास्क नहीं समझ रहा। जैसे हम किसी खतरे को महसूस करते हुए मोहब्बत में कुछ करते हैं, लेकिन वो इसको कोई इतनी खुश दिली और वो चीज़ नहीं है, मायूसी तो है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन पे टैक्सेस लगे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी? यकीनन मटेरियल कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो वो आपको कॉस्टिंग बढ़ जाती है घर बनाने की, फिर जब आप सेलिंग करने जाते हैं तो वो यकीनन फिर वो सेलिंग नहीं होती, या ओवरसीज तो जो अगर बायर ही नहीं है तो लोकल बायर तो वैसे ही परेशान रहता है। तो इस हवाले से क्या देखती हैं? नहीं, परेशानी हमारे ओवरऑल हर चीज में है ना, टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो परचेजिंग हर बंदा ही, वो जो हम समझ रहे हैं ना कि सिर्फ टैक्सेस ही ज्यादा आ रहे हैं, उसका हमें मसला है, लेकिन जो शख्स बना रहा है, जो कर रहा है, वो खुद भी उस टफ सिचुएशन में है। ठीक है, यानी हर चीज जब बढ़ रही है तो टैक्स कैसे वो हम उसको कहेंगे कि सिर्फ टैक्स ही बढ़ रहे हैं? ओवरऑल हर चीज का आप देखें ना कि रेट और रेशो वो कहाँ से कहाँ चलेगी। चलें जी, हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह पहले बेहतरी आती रही है हर दौर में, उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन की तरफ भी हुकूमत तवज्जो करेगी। अच्छा नादिर साहब, ये भी बताइए कि जब आप ये पूरा एक सिनेरियो है, पूरा घर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, लोगों को उम्रें लग जाती हैं और अपनी जमा पूंजी वो इसमें लगा देते हैं, तो आप एज अ फीमेल जब ये काम कर रही होती हैं तो यूजली हमारी सोसाइटी में हमने देखा है जो खवातीन है उन पर ट्रस्ट भी ज़्यादा किया जाता है, यकीनन लोग ट्रस्ट भी करते होंगे। सो आपने अपने साथ कोई फीमेल्स को भी अटैच किया है, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोगों को इस तरह मोटिवेशन भी मिलेगी कि वो भी ये बिजनेस कर सकती हैं, या जिस तरह आप कर रही हैं ये बड़ा एक बेहतर आपने एक सोल्यूशन प्लान बताया कि प्लॉट ले लिया, उसके बाद घर बना के फिनिशिंग के बाद फर्निशिंग करके आप सेल आउट करती हैं, तो यकीनन ये खवातीन को एक मोटिवेशन मिलती है। तो क्या अपने साथ आपने कुछ खवातीन को भी अटैच किया है, या देखने वाले जो हैं खवातीन को क्या मैसेज देंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसमें खवातीन की मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब जो काम है ना, जो फील्ड का काम है, वो ठेकेदार और आर्किटेक्चर, तो उसमें खवातीन मेरे साथ कोई इतनी अटैच नहीं है, ठीक है, यानी उनकी वो काम नहीं है ना, ठीक है। तो इसके अलावा ये कि करने वाली खवातीन को तो ये कि कोई भी काम बस आपने करना है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, मतलब आपने जब ये सोच लेनी ना, तो ये तो एक लाइन है जो मैंने चूज की है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इंसान उसको अपना बस चूज करना है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने आप को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाने के लिए कुछ करना है, तो वो कोई भी साइड चूज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्विकली ये भी बताइएगा कि अगर कोई शख्स 5 वरला का घर बनाना चाहता है, तो कुछ इस हवाले से बताइए कि अगर उसका वो ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी क्या कॉस्टिंग इस वक्त मार्केट में चल रही है, और फिनिशिंग है उसकी क्या कॉस्टिंग चल रही है, और आज से 6 माह पहले क्या चल रही थी? ग्रे हम 55 to 60 लाख में बिल्कुल मैक्सिमम जो हमारा ग्रे है 5 लाख का डबल स्टोरी का, ठीक है, आप उसको माइंड में रखें, और ओवरऑल मतलब आप एक वाला माइंड रखें कि एक में आपका जो फिनिशिंग समेत है ना, आज से 2 साल पहले हम ये कह सकते हैं कि 75, 70, 65, अब वो मटेरियल की कॉस्ट थी, यानी जब हम मटेरियल भी यूज कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम A1 मटेरियल कुछ लोग यूज करते हैं और कुछ लोग सेकेंडरी सा यूज करते हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। वो कुछ लोग इसलिए यूज मतलब जो मटेरियल यूज कर रहे होते हैं वो कभी भी ये नहीं देखते कि ये घर किसी ने अपनी खुशियों के लिए परचेज करना है या बनाना है, तो वो बड़ा गंदा सा मटेरियल होता है, तो उस हिसाब से हम 5-7 लाख का
इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है 10 मरले 5 मरले के घर में ना, 5-10 हम ऊपर नीचे इसको रख सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो एक में आप घर समझ सकते हैं कि आप बना लेंगे अपना। बिल्कुल ठीक है। और जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो यकीनन उसमें तो बहुत चैलेंजेस आए होंगे, ये मटेरियल की जो हम बात कर रहे हैं, जब आपको चीज़ें याद हो गई हैं कि जी 5 पल्ला में ग्रे इतने में बनता है या फिनिशिंग इतने में होती है, यकीनन काम करके चीज़ें पता लगती हैं। स्टार्टिंग में कुछ सेल्स के हवाले से भी बताइए, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि सेल भी आपने खुद करना होता है, सारा कुछ आप खुद हैंडल कर रहे हैं, तो सेल में क्या चैलेंजेस फेस किए? यकीनन लोगों ने बहुत वेरिफिकेशन की होगी और वो मटेरियल के हवाले से बहुत लोगों का कंसर्न होता है, जिस तरह अभी आप फरमा रही हैं कि ये लोग सोचते नहीं है कंस्ट्रक्शन करते वक्त कि किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया, तो किन चैलेंजेस का सामना किया और किस तरह से उनको ओवरकम किया? लोगों को ना इतनी अवेयर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने ये सवाल भी करने हैं कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है। अच्छा, लोग जो हमारे हैं ना, मतलब उनको जो खरीदार है ना, या जो लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, उनको ये बड़ी बारीक चीज है कि जो बना रहा है या जो इस चीज के प्रोसेस से गुजर रहा है ना, आम इंसान को इतना ज्यादा पता नहीं होता। वो ये देख रहा होता है कि कमरा मेरे हिसाब से है, बेड मेरे हिसाब से है, लाउंज मेरे हिसाब से है, ठीक है, तो उसको इतनी ज्यादा ना इन चीजों की, वो बहुत कम लोग हैं, मेरा इस तरह को इतना ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा। और बाकी मैंने बेचने में मुझे क्या मुश्किलात हुई, तो वो भी अल्लाह का करम है, मुझे कोई मुश्किलात नहीं हुई। यानी बायर भी मिल जाते हैं आपको? हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मुश्किलात, मैं कहूँ ना कि वो जो मैं कोई लंबी सी लिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत हमेशा बेहतरीन। और यानी इंसान अगर प्लान करे और नियत साफ हो तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते बना देता है, चीजें आसान हो जाती हैं। अल्लाह तवक्कल, और सबसे जरूरी चीज कि आप जो कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इतनी जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं, बस उसके लिए फिर लोग चीजें आपके साथ ना नेचर खुद ही जोड़ना शुरू कर देती है, फिर इतनी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप चूंकि बिल्डर भी हैं, आप शायरा भी हैं, दिलचस्पी किस चीज में ज्यादा लेती हैं? ये शायरी आप कब करती हैं, या आपको ये लगता है कि ये जो काम है इसमें इसको एंजॉय करती हैं आप? ये शायरी कब से कर रही हैं? शायर तो बेचारा बाय बर्थ होता है हाँ बिल्कुल ठीक, वो पैदा होते ही शायर होता है या नहीं होता। हाँ। और बाकायदा तौर पर मैं सोशल मीडिया पर 2017 से हूँ, 16 से हूँ, जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया अपनी पोइट्री को। अच्छा। और बाकी ये कि देखें, जो एक कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बहुत पसंद है कि मैं किताबों के साथ रहूं, लेकिन ये है मेरी ख्वाहिश, लेकिन किताबें खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो पैसे कमाना एक डिफरेंट वे है, वो इसलिए कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर मुझे कभी भी जिंदगी में कोई ऑप्शन भी दिया जाए और 7 बार भी दिया जाए, तो मैं यही कहूंगी कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे आर्टिस्ट ही रहना है। और ये काम, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले तो ऐसे ही किया, लेकिन अब यूज टू हो गए। और अब नहीं, आपने बात अच्छी की है कि अल्टीमेटली इंसान को पैसे की जरूरत होती है और ये बिजनेस करना जरूरी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत जरूरी है। और औरत के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, उसने कभी सोचा ही नहीं है कि वो भी इंडिपेंडेंट हो के वो हर महंगी चीज खरीद सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। औरत के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, औरत के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आपके नजदीक फीमेल्स के लिए क्या मैसेज है जो बिजनेस करना चाहती हैं? क्या समझती हैं आपको कि ये क्राइटेरिया है बिजनेस करने का? सारी दुनिया को छोड़ दें और अपना एक फोकस ढूंढ लें कि आपने ये करना है, और उसके मुताबिक फिर स्लो चीजों को सर्च आउट भी करें और अपनी स्ट्रैटेजी भी चेक करें, बनाएं, बल्कि ना कि आप जो करना चाह रहे हैं आपने क्या करना है, और उस हिसाब से फिर स्लो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों में चलें और ढूंढते रहें। चलें क्विकली जी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, क्विकली अपना ही कोई शेर भी सुना दें ताकि हमें पता लगे कि आप शायरी भी करती हैं और साथ आप बिजनेस भी करती हैं। बिजनेस की तो बहुत बातें हो गई। हाँ, हम ज़मीं ज़ात तवक्कल में बहुत आगे हैं। अच्छा। हम ज़मीं ज़ात तवक्कल में बहुत आगे हैं, खौफ खाती हुई नज़रों से खुदा दूर हुआ, खुद पसंदी की नहीं बात करामत की है, हमने जिस शख्स को चाहा वही मशहूर हुआ। वाह 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 वाह। मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है जनाब खालिद उस्मान साहब ने, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। खालिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं और आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं, अभी इलेक्शंस में आपको ये फतह मिली। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो टीम है इनका क्या, एक तो पॉलिसी के हवाले से क्या एजेंडा है, क्या पॉलिसी ला रहे हैं, ख़ास तौर पर चूंकि हम रियल एस्टेट के अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, तो कुछ रियल एस्टेट के हवाले से बताइए किन पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। आपने देखें, पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की इकॉनमी एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। ठीक है।
और जाहिर है एक स्ट्रेस है इकॉनमी के। और अगर आप रियल स्टेट की बात करेंगे तो ये वो सेक्टर है मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा इस सारी सूरत हाल के अंदर इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल ठीक है। कल्चरली हम बेसिकली हमने जो पिछले 50-60 साल में जो एक कल्चर इंट्रोड्यूस किया, जब किसी के पास थोड़े से पैसे आते हैं तो वो रियल स्टेट के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट कर देता था। अब एक अचानक हमने चूँकि इस पूरे सेक्टर को ही बेसिकली पैरालाइज कर दिया है, तो नतीजतन ये नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट के लोग इसमें मुश्किल में हैं, बल्कि पूरा मैं समझता हूं कि एक ओवरऑल जो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको रिलीफ चाहिए कि नहीं। यस, देखिए सारी इंडस्ट्रीज का शिकार है इस सिचुएशन का। तो बेसिकली और रियल एस्टेट की वजह से आप समझे कि हमारी बहुत बड़ी रकम जो है अब इकोनॉमी स्ट्रक हो गई है एक जगह के ऊपर आके। ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हम जब किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बिल्कुल पहले बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं, और इकोनॉमी ऐसी चीज़ नहीं होती, इंजन ऐसा नहीं होता कि एकदम बंद कर दें। आपने रात को बंद कर दिया, सुबह को चला लिया, घंटे बाद स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लिया। ये जब आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता। तो अब हमने स्विच ऑफ तो कर दिया है, अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस स्विच को ऑन कैसे करेंगे। और वो जो करोड़ों रुपए और जो अरबों रुपए इस वक्त लोगों के इस सेक्टर के अंदर फंस गए हैं, जाहिर है वो इकोनॉमी के अंदर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपको एक ओवरऑल नजर आता है। किस तरह से देख रहे हैं इन चैलेंजेस को, कैसे इनका सामना करना है, इन चैलेंजेस में से निकलना कैसे है? ये जो एक प्रॉब्लम बन गई, एक स्टक हो गई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई बहुत सारे लोगों की, बहुत से डेवलपर जो बहुत से बिल्डर्स डिलीवर नहीं कर पा रहे प्रोजेक्ट, अल्टीमेटली ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में। सो इसका हल क्या है? चैम्बर इसमें क्या किरदार अदा करेगा? देखिए चैम्बर बेसिकली चैम्बर का काम यह है कि गवर्नमेंट के साथ ब्रिजिंग करना। बिल्कुल ठीक है। हम बिजनेस कम्युनिटी की ब्रिजिंग करते हैं। ठीक है। और हम ये समझते हैं कि बेपनाह मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं कि जो महज एक डायलॉग से जो है ना उनका हल निकल सकता है। अच्छा। लेकिन हम समझते हैं कि गवर्नमेंट्स जो हैं, ये वाली एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, कि एक डायलॉग की कमी है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। अच्छा। मैं समझता हूँ कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर है या इंडस्ट्री का सेक्टर है या ट्रेडल का सेक्टर है, अगर गवर्नमेंट के साथ एक डायलॉग करे। देखें, जब हम इकोनॉमी को चलाने की बात करते हैं उसका बुनियादी यूनिट तो बिजनेसमैन है। ठीक है। अगर बिजनेसमैन खुश नहीं होगा, अगर बिजनेसमैन को आप पॉलिसीज नहीं देंगे, रिफॉर्म्स नहीं देंगे, अगर वो मनी मेकिंग नहीं करेगा, तो आप ये समझिए कि फिर इकोनॉमी भी आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि इकोनॉमी और बिजनेसमैन दो अलग चीजें नहीं। बिल्कुल, आपने बिजनेस चलेगा तो इकोनॉमी निशानदेही की है। बिजनेसमैन तो परेशान है इस वक्त। यकीनन मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की कि टैक्स पॉलिसीज आई हैं, तो टैक्स तो देना चाहते हैं बिजनेस। हमारे बहुत से दोस्तों से बात होती है, वो टैक्स देना चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टैक्स रिटर्न अपनी उन्होंने करवाई और वो टैक्स पहले से बनिस्बत ज़्यादा टैक्स उन्होंने दिया, मगर उनका सवाल ये है कि इसके बदले में हुकूमत हमें क्या फैसिलिटेट करती है। सो जिस तरह आपने फरमाया कि चैम्बर एक ब्रिज का रोल प्ले करता है, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में बिजनेसमैन को या बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि मिलेगा या नहीं, लेकिन बिजनेसमैन को रिलीफ मिलना चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर अगर मिलना तो यकीनन चाहिए। यस, अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी ग्लैमर ऑफ होप है तो वो इस मुल्क का बिजनेसमैन है। देखें, इस मुल्क की सरहदों को कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। इस मुल्क में यानी ये वाला प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त हमारा। हम आज अगर मुश्किल के अंदर हैं तो मुश्किल में इस मुल्क की इकोनॉमी है, और इकोनॉमी को अगर आपने ठीक करना है तो उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो बेसिकली है वो बिजनेसमैन है, वो इस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इस मुल्क का ट्रेडर है। उसको साथ लिए बगैर, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हम इस मुल्क के मामलात को ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, यकीनन नहीं ठीक कर सकते, मगर सवाल तो यही है उस्मान साहब कि अल्टीमेटली चैम्बर के ज़रिए लोग बड़ा भरोसा करते हैं कि चैम्बर हमारी आवाज़ बनेगा, बिजनेस कम्युनिटी भी। और जब हम ख़ास तौर पे हमने देखा कि जो रियल एस्टेट तबका है, रियल एस्टेट डेवलपर्स की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, वो बहुत इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। और अल्टीमेटली हुकूमत को भी टैक्स की ज़रूरत है, हुकूमत को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा पहिया है जो मिलकर ही चलेगा। तो इस सूरत हाल में जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि चैलेंजेस तो हैं और बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना तो चाहिए, मगर इसका तरीकाकार आप क्या देखते हैं? क्विकली आप क्या समझते हैं कि ये वो इकदाम है जो उठाए जाएं तो आसानी हो जाएगी, कोई रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला काम तो हमें ये चलना चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहिए। देखें, इस वक्त हमारी इकोनॉमी स्क्वीज हो रही है, ठीक है, वो सुकड़ रही है, और हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए से चाहते हैं कि अपने टैक्सेस को बढ़ाएं। ठीक है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जो हैं वो एक खास हद तक काम करते हैं, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी इकोनॉमी के साइज को बड़ा करें। अच्छा, जब इकोनॉमी बड़ी होगी तो जाहिर है टैक्सेस और रेवेन्यू भी जो है ना, लेकिन
हमें इन दोनों चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेयर्स हैं उनको भी और इकोनॉमी के साइज को भी, इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि देखें, जब लोग पैसे बना रहे होंगे, जब लोग पैसे कमा रहे होंगे, तो टैक्स देने में भी उनका दिल करेगा, वो दिल करेगा कंट्रीब्यूट करने में भी। लेकिन जब स्क्वीज हो रहा होगा तो फिर आप समझते हैं कि फिर उसके। और दूसरी बात है, देखें इस वक्त इस मुल्क में तकरीबन 4.9 से 5 मिलियन बच्चे 18 साल की उम्र में हर साल पहुंच रहे हैं, और ये अगले कई साल तक ये बच्चे इतने। अब जाहिर है जब आप उनको जॉब्स नहीं देंगे, जब हमारे पास जॉब्स उनके लिए नहीं होंगी, तो एक क्योस जो है वो क्रिएट होगा मुल्क के अंदर। जो हमारी यंग जनरेशन है वो होपलेस फील करेगी अपने आप को। तो ये बेसिकली इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है वो किसी एक महज टैक्स का नाम नहीं है इकोनॉमी, ये बेसिकली सारे पैकेज का नाम है। और इसलिए हम कहते हैं कि देखें, आप रिलीफ ना दें, आप रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म्स करें। देखें, टैक्सेस आपने इकट्ठे करने, आपको एफबीआर के अंदर एक रिफॉर्म्स चाहिए। आप हर चीज के अंदर अभी हमें पता लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक नया जो है ना वो कर दिया है कि जी जब हम सेल टैक्स रिटर्न देंगे तो हमारा जो सीएफओ है कंपनी का, वो उसके ऊपर एफिडेविट देगा कि ये ठीक, अदरवाइज उसको 10 साल के लिए वो जेल में जा सकता है। देखें, ये जो मेयर्स हैं इससे खौफ तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन इससे रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो सकता, इससे मुल्क के अंदर इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो मैं ये समझता हूं कि टेक्नोलॉजी को इन प्लेस करना चाहिए हमें, ठीक है, उसके जरिए से, और इकोनॉमी को चलाना चाहिए। और यकीनन उसके बाद फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, जो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट्स हमारे साथ बैठे, हम उनको ज्यादा अच्छे गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। क्या समझते हैं खालिद उस्मान साहब, ये इतनी सख्त पॉलिसीज की वजह क्या समझते हैं? यकीनन एक तरफ तो गलती है कि लोग पहले तो फाइलर होते नहीं थे और इस तरह से टैक्स नहीं देते थे, मगर अब बहुत सारी ये शरह भी बहुत बढ़ गई हुई है। तो क्या कोई और तरीकाकार नहीं है इस तरह की सख्त पॉलिसीज के साथ, जिस तरह फरमा रहे हैं अब सीएफओ वाला भी एक ये जो मामला चल रहा है, तो ये तो बड़ी परेशानी ही हो जाएगी। और खास तौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, वो फिर यहाँ से बिजनेस बाहर ले जाते हैं। और ये रिसेंट पास्ट में हमने देखा अभी पाकिस्तान से बहुत इन्वेस्टमेंट खास तौर पर गल्फ में गई, तो इस तरह तो परेशानी बनेगी। तो इसके हवाले से कोई हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात भी हुए हैं, कोई इस हवाले से कोई डिस्कशन चल रही हैं? जी देखें, हमने लाहौर चैम्बर के अंदर अभी नई जिम्मेदारियाँ, आपको पता कि एक बड़ा इंतखाब अभी लाहौर चैम्बर के अंदर हुआ है और एक पूरी लीडरशिप की तब्दीली हुई है, और इस वक्त मुल्क जो है ना वो SCO हो रही है। हम बिल्कुल प्लान रखते हैं गवर्नमेंट के साथ बैठने का और गवर्नमेंट के साथ रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने का। गवर्नमेंट के साथ एक डायलॉग चाहते हैं हम बेसिकली, जिसके अंदर इंडस्ट्री को, जिसके अंदर ट्रेड को, इंडस्ट्री के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनको हम चाहते हैं कि उसको इन्वॉल्व किया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत मौजूद है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत पोटेंशियल है, हमारी यूथ भी मैं समझता हूँ कि बड़ी टैलेंटेड है, और हमारे पास लोग मौजूद हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकें और अपने बिजनेसमैन को, देखें बिजनेसमैन को आपने जब भी हिस्टोरिकली, जब भी आपने उसको थोड़ी सी सपोर्ट दी है, आपने 15-20% चीजें ठीक करके दी हैं, बिजनेसमैन ने आपको रिजल्ट दिया, बिजनेसमैन ने आपको करके दिखाया। खालिद साहब, ये भी आप जिस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे कि 18 साल की उम्र में और जिस तरह ये शरह बढ़ती जा रही है नौजवानों की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के जब हम छेड़ते हैं इस टॉपिक को, फिर तो बहुत बड़ा एक चैप्टर खुल जाता है रियल एस्टेट के हवाले से। जब रियल एस्टेट एक पूरी इंडस्ट्री है, कितने लोग इससे वाबस्ता हैं, कंस्ट्रक्शन से कितने लोग वाबस्ता हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो रियल एस्टेट सेक्टर में जितनी आप दे सकते हैं वो किसी और सेक्टर में नहीं दे सकते। तो ये खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को क्या सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे मौके पे? जी बिल्कुल है, मैं समझता हूं कि देखिए हमने इस सेक्टर को बिल्कुल स्ट्रक करके रख दिया है, ठीक है। यहाँ से भी गवर्नमेंट एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो बना सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि रियल सेक्टर्स के अंदर हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमने जिस तरह मशरूम्स की तरह अपनी सोसाइटीज़ को, शहर को बहुत एक्सपेंड कर दिया था और बहुत दूर तक ले गए, जिससे मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए थे। हमें यहाँ पर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। हमने रिफॉर्म्स करने की बजाय, देखिए कल्चरली आप जब तक चीज़ों को नहीं समझते, हमारे कल्चर में लोग बेसिकली रियल एस्टेट को एक खास अहमियत जो है वो बेसिक, अब जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जब लोगों के पास कुछ पैसे आते हैं तो लोग सबसे पहले सोचते हैं कि मैं अपना घर बनाऊंगा या रियल एस्टेट में कुछ मैं, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट उसको समझ में आती है। तो हमें इस कल्चर को बिल्कुल बाईपास करके पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए। यकीनन ये हुकूमत का बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप हो जाएगा अगर इस तरह प्राइवेट डेवलपर को ही सपोर्ट कर दिया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से प्राइवेट डेवलपर को ही सपोर्ट कर दिया जाए, खास तौर पर जो वो हाउसिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च करें और जो ठीक, हम सिर्फ उनकी बात करें जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि आप यकीनन इस चीज से भी इत्तेफाक करेंगे कि घरों का बहुत शॉर्टफॉल
सवाल आ चुका है, पूरे पाकिस्तान में ही घरों का बहुत शॉर्टफॉल है, तो उसको भी तो हमने किसी ना किसी तरह कवर अप करना है ना, ये वाले चैलेंज को। हाँ देखें जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं कि रियल सेक्टर में बहुत सारी खराबियां आ गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। लेकिन हम चीज़ों को दुरुस्त करने की बजाय चीज़ों को रोक देते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा खराबी पैदा होती है। ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ों को चलाया जाए, इस सेक्टर को भी चलाया जाए। अब देखें, पिछले दहाइयों में हमने हज़ारों लोगों के बिजनेसेस को, बल्कि लाखों लोगों के जो रोजगार को इस सेक्टर के साथ वाबस्ता कर दिया। अब रातों रात ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन लोगों को किसी और जगह के ऊपर खपा दें। हमें इस सेक्टर को भी चलाना चाहिए, इस सेक्टर के लोगों के साथ बैठना चाहिए। बहुत अच्छे लोग इस सेक्टर के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ बैठ के मैं समझता हूं को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जिससे ये सेक्टर भी चले, जेन्युइनली चले, जिससे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो कंट्रीब्यूशन हो। बिल्कुल ठीक है। खालिद उस्मान साहब, क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में, जो कि मैं इसी साल की बात कर रहा हूं, कोई रियल एस्टेट के लिए कोई अच्छी खबर भी आ रही है? देखिए, मुझे अभी फौरी तौर पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी इंतजार करना होगा सर। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें इस पे इंतजार, क्योंकि देखिए अभी इंडस्ट्री को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर अगर कोई ग्लैमर ऑफ होप है, वो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। ठीक है। इस बजट में हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बेसिकली दोबारा एक टैक्स रिजीम के अंदर शामिल करके वहाँ पर भी एक पैनिक जो है वो क्रिएट किया हुआ है। जब तक हम देखें, आज हमने अपने जो ट्रेड डेफिसिट को जो हमने कम किया है, वो सारा का सारा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के जरिए से किया है। ठीक है। जब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक हम इंपोर्ट रिप्लेसमेंट में नहीं जाएंगे, जेन्युइनली हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से नहीं बल्कि कमा के हम आएंगे। और जब उन कमाए हुए पैसों से हम जब तक कर्जे नहीं उतारना शुरू करेंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो मैं नहीं समझता कि तब्दील होंगे। हमें सारी तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव, यकीनन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। उसके ऊपर हमें यह देखना चाहिए कि किन सेक्टर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, किन सेक्टर्स को हमने डिस्करेज करना है। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि हमने अक्रॉस द बोर्ड वो सेक्टर के जो ग्लैमर ऑफ होप है, हमने उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है, और जिनको हमें डिस्टर्ब करना था वो तो पहले से ही डिस्टर्ब है। तो हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर को हमें चलाना है, कौन सी सेक्टर चलेगा तो मुल्क अल्टीमेटली चलेगा। जब तक देखें, ये वाहद वक्त है जिसमें सारे के सारे सेक्टर्स ही परेशान हैं, कोई एक सेक्टर परेशान नहीं है। वरना बजट आता था तो कुछ सेक्टर परेशान होते थे, कुछ सेक्टर खुश होते थे, लेकिन इसमें सारे ही सेक्टर परेशान हैं। हमें इसकी तकसीम करनी चाहिए पड़ेगी कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं इकोनॉमी के जिनको चलना इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत। तो क्या समझते हैं, यकीनन हुकूमत के पास कोई हल तो होगा अगर इस तरह की सिचुएशन है जिस तरह फरमा रहे हैं? जी देखिए, बेसिकली हुकूमत भी इस वक्त स्टेबलाइजेशन फॉर्म के अंदर है कि बेसिकली हम स्टेबलाइज कर रहे हैं एकदम से। जो मुल्क के अंदर एक बाइट इकोनॉमी को हमारी को हो गई थी तो उसको स्टेबलाइज। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कुछ इन्फ्लेशन जो है ना, वहाँ से कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है, इन्फ्लेशन कम हुई है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब यह है कि अब हमारे पास एक गवर्नमेंट के पास एक फ्रीडम है कि हम जो इंटरेस्ट रेट है अपना वो 3-4-5% तक इसको अंडर 15% जो है ना वो लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आज हम अपने इंटरेस्ट रेट को कोई 13.5-14% पे भी ले आए तो मैं समझता हूँ कि इससे कम से कम फर्क पड़ेगा, इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। और जब इंडस्ट्री चलती है, आपको पता है, तो फिर साथ में कुछ जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, फिर कुछ डॉलर भी आपके पास जो आएगा। तो और मेरा ख्याल है ये वो फेज है कि जिस वक्त गवर्नमेंट को बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए, एक बड़ा डायलॉग करना चाहिए, और जिन सेक्टर्स को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स जो है मैं समझता हूँ वो लाने चाहिए ताकि हमारी इकॉनमी आगे चले। बिल्कुल ठीक है। क्विकली जरा इस हवाले से भी बात करते हैं, जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है, और आपने देखा कि सऊदी अरेबिया से भी यहाँ पर लोग आए, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के हवाले से खासतौर पर यहाँ चेन्स का स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ ना कुछ तो खैर खबरें आ गई हैं, बाकी इंशाल्लाह जब यह इख्तिताम होगा तो खबरें मिलेंगी।
चाइना का जो डेलीगेशन आया वहां से भी ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से खुशखबरी है और मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, और इसके साथ साथ जो रशिया से एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया है। सो इस पूरे इजलास को किस तरह से देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यकीनन इसका भी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इससे भी कुछ बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है? जी यकीनन जी, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि SCO बेसिकली इसका पाकिस्तान के अंदर इनाकाद होना मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइंदा है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी बेसिकली बहुत एक्साइटेड है और इसको वेलकम करती है, पाकिस्तान के इमेज को भी बेहतर करती है। यस, इसके डेफिनेटली यहाँ पर एक चूंकि एक तासुर बनाया जाता है कि जी पाकिस्तान कोई आइसोलेशन के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से वो एक तासुर भी जो है ना वो ख़त्म करने में मदद मिलती है। और असल अच्छी बात यह है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कि इसमें रीजनल प्लेयर्स हैं। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेंट्रल एशिया के अंदर बिजनेस करने की, मिसाल ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, मतलब हमारे करीब हैं, हमारे पास ज़मीनी रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने की, और बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की, अपना बिजनेस वहाँ पर बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जब ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और यकीनन इससे फ़र्क पड़ता है, इससे परसेप्शन के अंदर भी फ़र्क पड़ता है, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये डेफिनेटली ये वन टाइम तो एक जो है ना लोगों की नज़रें आपकी तरफ आती हैं और जाहिर है बाहर से बिजनेसमैन भी आते हैं और वो इसकी ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास फिर रिफॉर्म्स नहीं होती, हमारे पास पॉलिसीज अच्छी नहीं होती, हमारे पास कंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। अगर हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, इनको इंप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या होता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के जो फॉलोअप के अंदर फिर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट फिर हमें मिलते नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग अल्टीमेटली नहीं होती, फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, तो फिर फायदा नहीं होता इन कॉन्फ्रेंसेस का और इन MOUs का। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस कामयाब जो कॉन्फ्रेंस में मैं पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूं, साथ में मैं कहूंगा कि देखिए हमें अपनी गवर्नेंस को ठीक करना है। जब हम अपनी गवर्नेंस को ठीक करेंगे तो फिर इंटरनेशनल बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा, और पाकिस्तान में वो उस वक्त आएगा जब वो देखेगा कि पाकिस्तान का लोकल बिजनेसमैन भी बेसिकली खुश है। अच्छा, इस हवाले से भी कुछ, ये भी एक हॉट टॉपिक भी है आजकल, इंडिया से भी हमने देखा कि यहाँ पर शिरकत की जा रही है और भारत से शिरकत को इस तरह से भी कुछ लोग इनटेक कर रहे हैं कि यकीनन कुछ तजारती रास्ते भी इससे खुलेंगे। तो आप देखते हैं कि क्या इस हवाले से भी देखा जा सकता है, आया इसमें कोई हमें ऑथेंटिसिटी नज़र आती है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी अल्टीमेटली एक बिजनेस हब भी है। सो हम तजारत के हवाले से या फिर अल्टीमेटली भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से जब बात करते हैं तो इस वक्त क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखिए अगर आप किसी बिजनेसमैन की नज़र से देखेंगे वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है या वो हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है, मैं समझता जब आप उससे पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बैठना चाहिए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। देखिए जैसे ये कहा जाता है कि ये सदी बेसिकली एशिया की सदी है। अच्छा। तो अगर हम समझते हैं कि हम वो जो इस वक्त नजरें हैं पूरी दुनिया की एशिया की तरफ, अगर उसका हम ट्रू बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान को पहली फुर्सत के अंदर अपने वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसको रिजॉल्व करने के बाद ही मैं समझता हूँ कि तरक्की का सफ़र शुरू किया जा सकता है। और ये दोनों मुल्कों की पब्लिक जो है, दोनों मुल्कों के बिजनेस कम्युनिटी के बेसिकली मुफाद के अंदर है कि ये दोनों मुल्क की क़यादत आपस में बैठे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे और ताकि इस खत्ते के अंदर पीस आए, अमन आए, जिससे इस खत्ते के अंदर कारोबार, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। आप देखते हैं कि हुकूमत के हवाले से भी ये थोड़ा मुश्किल वक्त गुजरता रहा है इस हुकूमत के लिए गुज़िश्ता कुछ अरसे में। सो इस कॉन्फ्रेंस के बाद यकीनन पहले तो इस तरह की आवाज़ें भी थीं कि ये कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाएगी, फिर मुल्क में हमारे अदरवाइज़ भी कुछ मामलात रहे। सो अल्टीमेटली ये जो इजलास है वो हो चुका है और माशाल्लाह जारी है, अमन के साथ जारी है। अल्टीमेटली इसका एक मैसेज भी जाता है पूरी दुनिया में। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी और आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टमेंट्स पे बात हो रही है अल्टीमेटली उसका फ़ायदा फिर हमारी इकोनॉमी को होगा? डेफिनेटली जी, जाहिर है गवर्नमेंट्स को इससे कॉन्फिडेंस मिलता है जब ज़ाहिर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आके बैठी हुई है और हम यहाँ पर उनको होस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट्स को इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, बिजनेस कम्युनिटी इससे
कॉन्फिडेंस फील करती है, और अगर इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आएंगी तो यकीनन इसका फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी और पहुंचेगा, यकीनन हमारे ओवरसीज हुकूमत को भी पाकिस्तानियों का जो पहुंचेगा। ट्रस्ट है वो भी इससे मजबूत होगा। डेफिनेटली जी, हमें उनका ट्रस्ट भी गेन करना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है इस वक्त। जी हाँ। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उन्हीं को हमें अट्रैक्ट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ और पाकिस्तान के जो है ना जी इकोनॉमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करें। तो यकीनन इन कॉन्फ्रेंसेस से मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूर होती है। बिल्कुल जी, इससे यकीनन हुकूमत को भी एक सपोर्ट मिलती है, आम पाकिस्तानी को भी एक सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जब पाकिस्तान के इमेज की बेहतरी की बात आती है तो उससे यकीनन बहुत खुशी भी होती है एक पाकिस्तानी को। और ख़ास तौर पे चूँकि हम अपने प्रोग्राम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र करते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इस वक्त पाकिस्तान में एक ट्रस्ट की ज़रूरत है, और हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारे प्राइवेट डेवलपर्स को भी। चूँकि जब हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो उसमें एक जो रियल स्टेट डेवलपर है उसका भी बड़ा अहम किरदार है कि वो भी अपनी कमिटमेंट्स पूरी करे। हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो हुकूमत ऐसी पॉलिसीज दे कि आम जो डेवलपर है या वो लोग जो जहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे ओवरसीज, उनको सपोर्ट किया जाए, तो ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के मस्बत इमेज पे बात जाती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त पहले से बहुत बेहतर होगा। अल्लाह ने के बाद।